बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 11 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है साउंड। और हमारा पहला टॉपिक है आज का साउंड वेव्स। तो जिस तरह के आप जानते हैं कि वेव्स जो है वो किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करके तो वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं, और वो डिस्टरबेंस वाइब्रेशंस की फॉर्म में होती है, यानी आप उस चीज़ को वाइब्रेट करते हैं। जिस तरह पानी में आप पत्थर फेंकें तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह लाइट वेव्स हैं। स्ट्रिंग जो है आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, एक स्ट्रिंग या रोप में आप उसे स्ट्रेच स्ट्रिंग लें, उसको अप एंड डाउन मूव करते हैं तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें वाइब्रेशंस हैं, यानी आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस करें तो उसके नतीजे में वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो साउंड वेव्स बेसिकली इसी तरह से हैं कि साउंड वेव्स जो हैं वो भी बॉडीज़ को वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पिक्चर है, तस्वीर आपके सामने है, जिसमें एक गिटार प्ले हो रहा है और उस गिटार में की जो स्ट्रिंग्स हैं उनको वाइब्रेट किया जा रहा है। जब म्यूजिशियन कोई गिटार प्ले करता है तो वो स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करता है। उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब वो जो साउंड वेव्स हैं वो हवा के अंदर यानी एयर के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं, और वही वाइब्रेशंस हमारे ईयर में एक सेंसेशन, एक फील प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है और हमें साउंड वेव्स जो हैं वो सुनाई देती हैं। इसी तरह साउंड वेव्स और बहुत सारी साउंड वेव्स हैं जो कि प्रोड्यूस की जा सकती हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है गिटार की। इसी तरह हम जो बोलते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। हमारे वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन की वजह से हमारी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, यानी उसकी वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह ह्यूमन इंसान की जो हार्ट बीट है और लंग्स की जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से, यानी हार्ट हमारा वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब वो साउंड वेव्स जो हैं वो आप ऐसे तो नहीं सुन सकते, उसके लिए जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे स्टीथोस्कोप कहा जाता है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। तो साउंड वेव्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। उस वाइब्रेशन की वजह से एयर में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो सबसे पहला पॉइंट था इसका, साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो कैसे प्रोड्यूस की जाती है साउंड को, बॉडी को वाइब्रेट करके एक्सपेरिमेंट की मदद से, एक एक्टिविटी की मदद से देखते हैं। आपके सामने एक फिगर नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं कर्सर को प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक ट्यूनिंग, इसे ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। इसको साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेबॉर्ट्री में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये एक हैमर है, इसके साथ ये एक हैमर होती है। अब करना ये है कि हमने इस ट्यूनिंग फॉर्क को इस हैमर के साथ स्ट्राइक कराना होता है, इसके साथ कोलिजन करानी होती है इन दोनों की। जैसे ही हम इसको इसके साथ स्ट्राइक करते हैं और ट्यूनिंग फॉर्क को फिर अपने कान के करीब लेके आए, तो हमें इस ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड वेव्स, यानी हमें एक साउंड सुनाई देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। इसकी वाइब्रेशन की वजह से हमें आवाज़ सुनाई देती है जैसे हम इसे कान के करीब लेके आते हैं। तो यहाँ से ये बात पता चली कि इस ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेट होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस हुई, और इसको वाइब्रेट किसने किया, इस हैमर ने, जब इन दोनों को हमने स्ट्राइक किया। इसी तरह का एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे आप इस ट्यूनिंग फॉर्क को जब आपने इस हैमर के साथ स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद आप एक यहाँ पे एक टेनिस बॉल ले लें जो कि आपने इस धागे के साथ एक सपोर्ट के साथ बांधी हुई है। अब इस टेनिस बॉल के साथ आप इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को, यानी ये जो वाइब्रेट कर रहा होगा, इसके साथ स्ट्राइक करने के बाद इसके साथ आप, यानी इस बॉल के साथ स्ट्राइक करें। स्ट्राइक
भी ना करें, बल्कि इसके पास इसको पुश करें। तो जब आप इसके पास इसको इसके साथ टकराएंगे तो ये जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है ये इस बॉल को पुश करेगा। तो इस पुश की वजह क्या है? वाइब्रेशन। क्योंकि ये ट्यूनिंग फॉर्क के ये जो प्रॉन्ग्स हैं, ये इनको इसके प्रॉन्ग्स कहते हैं, ये प्रॉन्ग्स जो है ये मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेशन हो रही है इनकी। तो यहाँ से पता चला कि ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है, तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है और इस वाइब्रेशन की वजह से साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो पहली बात आपको क्लियर हो गई इसके साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। दूसरी बात जो हमने आज पढ़नी है वो है साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल वेव्स, यानी इन वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो ये वेव्स ट्रैवल नहीं करेंगी। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल आपने लाइट वेव्स पढ़ी है, ठीक है। लाइट वेव्स जो है उन्हें ज़रूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती हैं। लेकिन साउंड वेव्स जो हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं, इनको उस मीडियम की ज़रूरत होती है। इसको एक एक्सपेरिमेंट की मदद से, एक एक्टिविटी की मदद से प्रूव करेंगे। हमारे पास एक बेल जार अपरेटस है। बेल जार अपरेटस में अगर आप देखें तो ये एक जार है, बेल जार इसे कहा जाता है। बेल जार इसे इस वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक बेल को रख दिया जाता है, एक घंटी को रख दिया जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक बेल की दो तारें, दो वायर्स हैं जो कि यहाँ से आपको नज़र आ रही होंगी, बाहर आ रही हैं। इन वायर्स को हमने पावर सप्लाई देनी है, यानी इसको हमने करंट प्रोवाइड करना है, और इसके साथ एक कार ये जो ढकना सा यहाँ पे लगाया जाता है। इसके नीचे वाली साइड पे एक वैक्यूम पंप है। अब करना हमने ये है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट इसको प्रोवाइड करेंगे, डैट इज़ पावर सप्लाई के साथ इसे कनेक्ट करेंगे, तो बेल जो है ये रिंग होना यानी बजना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही हम इस वैक्यूम पंप की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मौजूद एयर को सक करना शुरू कर देंगे, बाहर निकालना शुरू कर देंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक बेल है जो कि रैंग होती हुई सुनाई दे रही थी हमें, बल्कि अब इसकी आवाज़ जो है वो मध्यम होना शुरू हो जाएगी। यानी उसकी आवाज़ के जो द साउंड विल बिकम फीबल, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ जो है वो कमज़ोर होने शुरू हो जाएगी, मध्यम होना शुरू हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब हम इसमें से सारी की सारी एयर रिमूव कर देंगे इस वैक्यूम पंप की मदद से, तो बेल की जो आवाज़ है वो हमें आना बंद हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बेल जो है वो रैंग हो रही होगी, बज रही होगी। कैसे? ये वाइब्रेट कर रही होगी बेल अपनी जगह पे। इसका मतलब ये है कि वाइब्रेशन तो हो रही है लेकिन हमें साउंड वेव सुनाई नहीं दे रही। मतलब ये वाइब्रेशन तो हो रही है लेकिन हमें साउंड वेव सुनाई नहीं दे रही। उसकी वजह क्या? उसकी वजह कि अब मीडियम ख़त्म हो चुका है। अब इसके दरमियान जो इस जार के अंदर जितनी भी एयर थी उसको हमने वैक्यूम पंप की मदद से सक कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो अब इस बेल जार के अंदर कोई मीडियम नहीं रहा। तो साउंड वेव्स यहाँ से प्रूव होता है कि साउंड वेव्स को मटेरियल मीडियम, किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ये मीडियम के बगैर ट्रैवल नहीं करती, यानी हमारे ईयर्स तक नहीं पहुँच सकती। तो ये थी दूसरी बात जो हमने आज क्लियर करनी थी। तीसरी बात, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। आपने पढ़ा है मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसको हम एक एक्टिविटी की मदद से इसी तरह की ट्यूनिंग फॉर्क के साथ हम स्टडी करते हैं। कंसिडर करें ये ट्यूनिंग फॉर्क ए फिगर, इसमें ये रेस्ट पे है, यानी अभी आपने इसको हैमर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जो है वो स्ट्राइक नहीं करवाया, ठीक है। जब ये ट्यूनिंग फॉर्क रेस्ट पे है तो इसके साथ यहाँ पे इर्द गिर्द जो इसके एयर मालिक्यूल्स हैं वहाँ पे डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेंसिटी पे, यहाँ पे जो भी इसके इर्द गिर्द एयर है उस पर कोई उसकी डेंसिटी एक जैसी है हर जगह पे।
अब हमने क्या किया कि इस ट्यूनिंग फॉर्क को हैमर के साथ स्ट्राइक किया, तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क का प्रोंग है ये आउटवर्ड मूव करेगा, क्योंकि इसने इस तरह से आगे पीछे वाइब्रेट करना है ना। तो पहले ये इधर जाएगा, फिर दूसरी तरफ पे आएगा, यानी जब आउटवर्ड मूव करेगा तो इसके सराउंडिंग में जो एयर है ये जो प्रोंग है ये इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और प्रेशर जो है वो यहाँ पे इसके इर्द गिर्द जो है वो प्रेशर राइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये देखें, ये आपको लाइंस जो हैं ये इंक्रीज इन प्रेशर को शो कर रही हैं। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो साथ इस जो इसके एयर मालिक्यूल्स हैं यहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और यहाँ पे काजिंग कंप्रेशन ऑफ मालिक्यूल्स, यहाँ पे मालिक्यूल्स में एयर मालिक्यूल्स में कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, एयर मालिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे। अब इसने दोबारा दूसरी साइड पे भी मूव करना है, क्योंकि वाइब्रेट कर रहा है ना, इसने अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करना है। जब ये इनवर्ड यानी इसके अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा तो अब क्या होगा, अब रेयर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। रेयर फ्रिक्शन से मुराद ये है कि यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर जो है वो क्या होगा, अराउंड द इसके अराउंड इस साइड पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, फॉल इन प्रेशर होगा, ठीक है। फॉल इन प्रेशर की वजह से जो एयर के मालिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, दूर जाने की वजह से रेयर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यानी जहाँ पे वेव जो है वो मैक्सिमम हो, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, ठीक है, वहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होती है। और जहाँ पे जो है वो वेव आपकी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम हो जाए, वहाँ पे रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। बेसिकली जहाँ पे लूप जो है ना वेव का, ये जहाँ पे क्लोजर टू ईच अदर हो, यानी यहाँ पे वेव्स कंप्रेस हुई हो, जुड़ी हुई हो, वहाँ पे कंप्रेशन, और जहाँ पे वेव्स एक दूसरे से दूर दूर होती हैं वहाँ पे रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से अब इस फिगर में देखें, ए बी सी फिगर में, तो यहाँ पे ये रेस्ट पे है, यानी अभी तक हमने इसको वाइब्रेट नहीं कराया। बी पोजीशन पे जब ये आउटवर्ड मूव करेगा तो यहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी। फिर अगली जब यहाँ पे दूसरी यानी इनवर्ड मूव करेगा तो फिर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, फिर इसी तरह कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, फिर रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से ये पैटर्न जो है वो आगे की तरफ मूव होता चला जाता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स। साउंड की जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है, साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।